ससुराल की पहली शादी में गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू की ड्रेस। कमला ने अपने बड़े बेटे की शादी बहुत पहले कर दी थी। कमला की बड़ी बहू सीमा एक बड़े घर की शहर की मॉडर्न लड़की थी। सीमा अक्सर काफी मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होती और कमला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन सीमा की नंद यानी कि कमला की बेटी को अपनी भाभी का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद था। आज भी कमला किसी शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपनी बहू और बेटी का इंतजार कर रही थी, तभी सीमा वहां पर आ गई और उसने काफी मॉडर्न कपड़े पहने थे। ये देखकर कमला बोली, अरे बहू, ये क्या तूने इतने बड़े गले का ब्लाउज पहना है और ये स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहना है? तुझे पता है ना कि मेरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, जरा कुछ तो ढंग के कपड़े पहन। माँ जी, आपके रिश्तेदार ठहरे गरीब और बैकवर्ड सोच के, मैं भला उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? आपको तो पता है कि मैं शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस तो यही है। तभी वहाँ कमला की बेटी रीना आ जाती है और अपनी भाभी को देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने और आपका ब्लाउज तो बहुत गजब का लग रहा है। थैंक यू सो मच रीना, मुझे पता था कि तुम्हें मेरा ये लुक बहुत पसंद आएगा। अरे इसमें पसंद करने जैसा क्या है, तो जबरदस्ती ही उसे चढ़ाती रहती है। अच्छा, चलो बहुत देर हो रही है। फिर वो लोग शादी में पहुंचते हैं। सीमा को देखकर सभी लोग मुंह बना रहे थे कि एक औरत बोली, देख रही हो भाभी, कमला की बहू को उसने कितना बैकलेस ब्लाउज पहन रखा है और बाजू तो पूरे के पूरे नंगे हैं। हाँ भाई, शहर की लड़की है इसीलिए कमला कुछ नहीं कहती, बड़ा ही बुरा लग रहा है देखने में। कमला ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए चुप रहती है। फिर वह लोग वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कमला के छोटे बेटे मनीष की शादी एक गरीब परिवार की सीधी साधी लड़की से होती है। जैसे ही दुल्हन घर में आती है तो बड़ी बहू कहती है, ओहो देवर जी, आप तो सिर्फ दुल्हन को लेकर आ गए, अगर किसी अमीर घर में शादी करते तो बहुत सारा दहेज मिलता आपको। भाभी, मुझे अच्छी लड़की चाहिए थी, दहेज नहीं। अच्छी लड़की और ये? बहू, तू क्यों फालतू बातें कर रही है? शादी हो गई ना, बस बात खत्म कर। नई बहू घर में आ जाती है। अगले दिन नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है, लेकिन उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं होते। तो कमला उससे कहती है, देख बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, बहुत सारे लोग तुझे देखने आएंगे और तेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपनी शादी का लहंगा दे देती हूँ, तू वो पहन ले। हाँ माँ जी, आप मुझे अपनी शादी का लहंगा दे दीजिए, मैं वही पहन लूंगी। अरे रे, इसे तो मेरी सास की उतरन पहनना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस लेकर आऊंगी, सभी लोग मेरी तारीफ करते थकेंगे नहीं। फिर सीमा मार्केट जाती है और शॉपकीपर से कहती है, भैया मुझे कोई मॉडर्न फिश का ड्रेस दिखा दीजिए। दुकानदार सीमा को एक फिश कट का ड्रेस दिखा देता है। सीमा उसे लेकर आ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सभी लोग आ जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि किरण ने एक सुंदर सा सिंपल लहंगा पहन रखा है, जबकि सीमा ने एक एडवांस फिश कट ड्रेस पहन रखी। सभी लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि मुनिया काकी बोली, कमला, तेरी छोटी बहुत सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी है, कितने अच्छे सिंपल कपड़े पहन रखे हैं उसने, अपनी सादगी में वो बड़ी सुंदर लग रही है। लेकिन तेरी बड़ी बहू बहुत ही एडवांस है। अरे शरीर दिखाने में कोई सुंदरता थोड़ी ना है, तुझे उसे समझाना चाहिए। आप सही कह रही हो, अब मैं उसे समझाऊंगी। सभी लोग किरण की बहुत तारीफ करते हैं और सीमा के बारे में भला बुरा कहते हैं। कमला को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर सब लोग चले जाते हैं और कमला सीमा से कहती है, सीमा बहू, जरा कुछ तो ढंग के कपड़े पहना कर, अपनी देवरानी को देख कितनी शालीन और सुंदर लग रही है। और एक तू है। हो माँ जी, अब आप अपनी गंवार देहाती बहू से मेरी बराबरी मत कीजिए। तभी वहाँ रीना आ जाती है और कहती है, माँ, भाभी सही तो कहती है, आप उन लोगों की बातों में आकर भाभी को बुरा भला कहने लगती हो। बात आई गई हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रीना की शादी विशाल नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। जल्दी ही मंगनी हो जाती है और शादी की तैयारी होने लग जाती है। रीना अपनी दोनों भाभियों के पास आती है और कहती है, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, कल मेरी हल्दी की रस्म है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं क्या पहनूं। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, आजकल हल्दी में तो स्कर्ट टॉप फैशन में है। ऐसा करते हैं कि अब मॉल चलते हैं और वहां से खरीद लेंगे। ठीक है भाभी, तो चलो चलते हैं। रीना अपनी बड़ी भाभी के साथ मॉल जाती है और हल्दी के लिए स्कर्ट टॉप खरीद कर ले आती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो उसे पहन कर देखना भूल जाती है। रात हो जाती है, तब रीना को याद आता है कि उसने स्कर्ट टॉप तो पहन कर देखा ही नहीं। उसके बाद वो पहन कर देखती है तो वह स्कर्ट टॉप छोटा था। अब रीना अपनी दोनों भाभियों को आवाज लगाती है, भाभी, भाभी कहाँ हो आप लोग? दोनों भाभियां दौड़ कर आती हैं। तब रीना कहती है,
भाभी ये कपड़े तो मुझे बहुत छोटे हो गए, अब मैं कल क्या पहनूंगी, ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ रीना, तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था, अब तो रात हो गई है। कोई बात नहीं रीना दीदी, इतना परेशान मत होइए। आप मुझे बताइए कि ये कपड़े आपको कहाँ से टाइट है, मैं उसमें मोती लगाकर और कपड़े लगाकर उसे थोड़ा सा ढीला कर दूंगी, और मोतियों और कपड़े का काम बहुत सुंदर भी लगेगा। हाँ भाभी प्लीज कर दो। डरो मत रीना दीदी, सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर सीमा बहुत जल जाती है और वहां से चली जाती है। किरण रात में जाकर अपनी नंद की ड्रेस को सुधारती है और रेडी कर देती है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है, सभी मेहमान आने लगते हैं। तभी किरण रीना को कपड़े लाकर देती है और कहती है, दीदी आपके कपड़े बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मेहमान आ रहे हैं, आप जल्दी से पहनकर तैयार हो जाइए, हल्दी का फंक्शन शुरू करना है। रीना वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर आती है। सभी लोग रीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि रीना बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग रीना के कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहां पर दोनों बहुएं आ जाती हैं। किरण ने सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी और सर भी ढक रखा था। वहीं सीमा ने बैकलेस ब्लाउज के साथ फिश कट साड़ी पहन रखी थी। ये देखकर एक औरत बोली, देख रही हो बहन, छोटी बहू कितनी सुंदर लग रही है, सर ढक रखा है तो बिल्कुल शालीन दिख रही है, और बड़ी बहू बाप रे बाप, इसके कपड़े तो क्या ही कहने, ये ढंग के कपड़े पहनती ही नहीं है। हाँ बहन सही कहती हो, इसे देखकर तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। हमारे पतियों की भी नजर इस पर पड़ेगी तो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। ये सारी बातें सीमा सुन लेती है और मन ही मन कहती है, इन लोगों को तो मेरे कपड़ों के अलावा कोई बात ही नहीं सोचती। जाने दो, मुझे भी इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्रेस बहुत सुंदर है, मुझे मालूम है। हल्दी का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। रीना सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी दोनों भाभियों को बुलाकर कहती है, हल्दी का फंक्शन तो कंप्लीट हो गया भाभी, लेकिन मेहंदी का आउटफिट तो अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कि मेहंदी पर मैं क्या पहनूं। अरे सोचना क्या है, कोई बैकलेस ब्लाउज और लहंगा पहन लो, बहुत अच्छी लगोगी। थोड़ी देर सोचने के बाद रीना कहती है, नहीं नहीं भाभी, सभी लोग मुझे ही देखेंगे। मैंने कल आप दोनों को देखा था, पार्टी में सभी लोग छोटी भाभी की तारीफ कर रहे थे और आपके बारे में ना जाने क्या क्या बातें बना रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी पर लोग मेरे बारे में भी ऐसी बातें करें, इसीलिए मैं तो कोई सिंपल ड्रेस ही पहनूंगी। छोटी भाभी आप ऐसा करो, आप मेरे लिए एक सलवार कुर्ता सिल दो, मैं तो वही पहनूंगी। ठीक है रीना दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके लिए सलवार कुर्ता तैयार कर दूंगी। किरण सलवार कुर्ता सिलने के लिए वहां से चली जाती है और सीमा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। रीना अपनी छोटी भाभी का सिला हुआ पटियाला सलवार कुर्ता पहनकर फंक्शन में आती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसे मेहंदी लगती है और सभी लोग उसे देखते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। एक औरत कमला से कहती है, कमला आज तो तेरी बेटी ने जो सूट पहना है उसमें गजब ही लग रही है, कहाँ से खरीदा इतना सुंदर सूट? अरे विद्या, ये कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे मेरी छोटी बहू ने सिला है। भाई तू तो बड़ी किस्मती वाली है, तेरी एक छोटी बहू कितनी सुशील और संस्कारी, और साथ में उसके हाथों में कितना गुण है। सीमा ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शादी थी। सीमा ने अपने पति से कहा, देखिए मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना है अपनी नंद की शादी में पहनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे ही देखें। वह अपने पति से 10,000 रुपए ले लेती है और दूसरी तरफ किरण अपने पति से कहती है, अजी मुझे एक सुंदर सी साड़ी खरीदना है, कुछ पैसे दे दीजिए। किरण का पति भी उसे पैसे दे देता है। वो लोग मार्केट जाते हैं। किरण ने एक सिंपल सुंदर सी साड़ी खरीदी और उसके साथ गजरा भी और साथ ही चूड़ियां भी। वहीं सीमा ने एक बैकलेस लहंगा खरीदा जिसका गला सामने से भी बहुत बड़ा था और जिसमें आस्तीन नहीं थे। दोनों घर आ जाती हैं। वो हॉल में अपनी सास को अपने कपड़े दिखा रही थी, तभी रीना वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे वाह भाभी, आप लोग कपड़े ले आए, मुझे भी दिखाइए आप लोग कैसे कपड़े लेकर आए हैं मेरी शादी में पहनने के लिए। रीना दोनों भाभियों के कपड़े बहुत ध्यान से देखती है। उसके बाद रीना किरण से कहती है, किरण भाभी सचमुच आपकी साड़ी बहुत सुंदर है और ये मैचिंग चूड़ियां और गजरा तो इसमें 4 चांद लगा रहे। आप सचमुच बहुत सुंदर लगोगी और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। रीना दीदी, आपने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मेरे कपड़े किरण के कपड़ों से बहुत महंगे हैं। आई एम सॉरी भाभी, मैं पिछले कई फंक्शन से देख रही हूँ कि लोग किरण भाभी के कपड़ों को और उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, और आपके बारे में सॉरी पर वो अच्छी बातें नहीं करते। किरण भाभी, आप मुझे भी अपने कपड़े पहनने का तरीका और अपने तैयार होने का तरीका जरूर सिखाना। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में सभी लोग मेरी तारीफ करें, मुझे अच्छा कहें। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जरूर मैं आपको सब सिखा दूंगी। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को सीमा अपने कपड़ों को ध्यान से देखती हुई सोच रही थी, मेरे इतने एडवांस और महंगे कपड़े पहनने का भला क्या फायदा, लोगों को तो किरण ही पसंद आती है, शायद मेरी गलती है। माँ जी सही कहती हैं, सादगी में ही सुंदरता है। इसके बाद सीमा किरण के पास जाती है और कहती है,
किरण, अगर तुम्हारे पास कोई सिंपल सी साड़ी हो तो मुझे दे दो। मुझे एहसास हो गया है कि एडवांस कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं लगता। कपड़े वही पहनने चाहिए जो 4 लोगों को अच्छे लगे। सीमा की बात सुनकर किरण बहुत खुश होती है और सीमा को अपनी एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर दे देती है। अगले दिन शादी थी। दोनों बहुएं तैयार होती हैं और सभी लोगों को वो बहुत अच्छी लगती हैं। सभी लोग दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर कमला भी बहुत खुश हो जाती है। गरीब बहू का पुश्तैनी तरीके से गृह प्रवेश। मम्मी मम्मी जल्दी से शादी में चलो ना, वरना शादी का खाना खत्म हो जाएगा। वाह, इस बनारसी साड़ी के साथ ये चटक लिपस्टिक कितनी खल रही है। बस बेटा फटाफट सैंडल पहन लूं, फिर चलते हैं। तभी योगिता एक सादा सा सूट पहनकर थोड़ा सहकर पूछती है, चाची जी, क्या ये सूट मुझ पर खिल रहा है? ज्यादा सिंगार करने की जरूरत नहीं, तुझे लड़का दिखवाने नहीं लेकर जा रही, मुखिया जी की बेटी के विवाह में बर्तन मांजने हैं। जहां पूनम खुद नए पहनावे में जची हुई थी, योगिता सादा सलवार कमीज पहने हुए शादी में आती है, जहां मुखिया जी की बेटी के विवाह में निमंत्रण पर कई शाही परिवार मौजूद थे। वैसे मुखिया जी ने बेटी की शादी में खान पान से लेकर स्वागत सत्कार की अच्छे से व्यवस्था की है, क्यों देव जी? जी बिल्कुल वसुंधरा जी। तभी अपनी महंगी ड्रेस संभालते हुए पत्रलेखा घमंड से बोलती है, वेल मम्मी जी, पापा जी, आई मस्ट से मुखिया जी की बेटी की शादी का अरेंजमेंट कुछ खास नहीं लगा। 4 टेबल कुर्सी लगवा दी, खाना भी गरीबों वाला खिलाया। कम से कम हम जैसी पुश्तैनी फैमिली वालों को बुलाया है तो शादी में शाही खाना तो बनाते। लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये लहंगा खरीदा था, इसका भी पैसा वसूल नहीं हुआ। तभी योगिता जूठे प्लेट समेटते हुए नर्म लहजे में जवाब देती है, क्षमा कीजिएगा, मगर एक पिता अपनी बेटी के विवाह में जीवन भर की कमाई लगाता है। आपको ऐसे खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। योगिता का आचरण वसुंधरा को काफी जचता है। वहीं योगिता सिद्धांत के दिल में बस जाती है। दिस इज टू मच। इस 2 कौड़ी की गरीब बर्तन मांजने वाली की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? इसे मजा चखाना पड़ेगा। पत्रलेखा शादी के कुछ वेटर को पैसे देकर उसे परेशान करने भेजती है, जहां पंडाल के वो बर्तन धो रही थी। अरे मेरी रबड़ी रसमलाई, इस गोरे गोरे हाथों से बर्तन क्यों धो रही हो? अपनी खूबसूरती खराब कर रही हो। मैं धो दूं? खबरदार, जो मुझे छुआ एक लगाऊंगी ना। अरे कम से कम इसी बहाने तुम अपने गोरे गोरे हाथों से छू तो लोगी। उसी मौके पर पंडाल के पीछे वाले हिस्से में सिद्धांत आ जाता है। अरे आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छेड़ने की? नो मीन्स नो। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। सिद्धांत जैसे ही योगिता को घर छोड़कर जाने लगता है तो पूनम उसके बाल पकड़ के, क्यों मनहूस करमजली इतनी रात तक किसके साथ गुल खिला रही है? चाची जी छोड़ दीजिए। अगले कई दिनों तक सिद्धांत योगिता का पीछा करता है। देखिए, आपने उस दिन मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद, पर मेरा पीछा मत कीजिए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। योगिता, मैं भी उन लड़कों में से नहीं हूँ। तुम्हें पसंद करता हूँ और पूरे विधि विधान से तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी का फैसला मेरी चाची तय करेंगी। ये बोलते हुए योगिता के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। सिद्धांत अंदर से अपने टूटे हुए दिल को संभाल कर बोलता है, ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं तुम्हारे दिल में अपनी तो लिए थोड़ी जगह भी नहीं बना सका। ये मेरा नंबर है, जब भी दिल हो फोन कर लेना। कुछ दिनों में योगिता की चाची पैसों की लालच में उसकी शादी दुगने उम्र के व्यक्ति से तय कर देती है। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। रुक जाइए, ये शादी नहीं होगी। सिद्धांत के साथ उसकी माँ वसुंधरा मौजूद थी, जिसके हाथों में शगुन की थाली थी, जिसमें पुश्तैनी जूड़ा और जेवरात थे। बेटी, तुम्हें इस विदुर व्यक्ति से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बनाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे परिवार की बहू बनोगी। योगिता बेटी, अपने हाथों से अपनी खुशी भरी तकदीर को ठोकर मत मार। तुझे तेरा मनचाहा वर चुनने का अधिकार है। योगिता शादी के मंडप से उठ जाती है और वसुंधरा का दिया जोड़ा जेवर पहनकर मंदिर में शादी करती है। वसुंधरा उसे विदाई करवा कर ले आती है। अपने होने वाले ससुराल को सोचकर योगिता के मन में उथल पुथल थी। तभी गाड़ी एक बड़े दरवाजे के अंदर जाती है, जहां की सड़क हीरे की तरह चमचमा रही थी। शाही घराने के बाहर कई सारे नौकर चाकर हाथों में फूलों की थाली लेकर खड़े थे। हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मेरा ससुराल तो राजमहल जैसा है। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर गेट खोलकर सर झुकाते हुए कहता है, इस शाही परिवार में आपका स्वागत है छोटी मालकिन।
योगिता जैसे ही पैर जमीन पर रखती है तभी सारे नौकर चाकर चांदी की प्लेट में से फूलों की बरसात करते हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं छोटी मालकिन। हम सब आपका स्वागत करते हैं छोटी मालकिन। आओ छोटी बहू, आगे बढ़ो, गृह प्रवेश के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी जैसे ही बहू का पुश्तैनी जोड़े का दुपट्टा जमीन पर पड़ने वाला होता है कि नौकर चाकर उसे थाम लेते हैं और दुपट्टे को पकड़ पकड़ कर उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ नौकर फूल बरसाते चलते हैं। ये खुशियों भरा मंजर गरीब बहू की आंखों में समा नहीं पा रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ जैसी गरीब लड़की का पुश्तैनी ससुराल में इतना शानो भरा आलीशान गृह प्रवेश होगा। तभी देवर वीर आतिशबाजी करते हुए ठुमके लगाकर नाचता है। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बने हैं किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। हमारे शाही परिवार में आपका खूब स्वागत है छोटी भाभी। जी धन्यवाद। योगिता जैसे ही चौखट तक पहुंचती है तो देखती है कि उसके ससुराल की पूरी चौखट चांदी की बनी हुई है और एक तरफ चांदी की कलश में गृह प्रवेश के लिए चावल, दूसरी तरफ परात में काफी सारा दूध भरकर रखा हुआ था। बहू, हमारे कुल का रिवाज है, गृह प्रवेश से पहले बहू का पैर पखारा जाता है। इस दूध में पैर डालो। माँ, आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपने घर में सहारा दिया, अपने बेटे से शादी करवाई। आपके चरण धोकर पीना तो मेरा कर्तव्य है। बहू रानी, इस खानदान में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अब पैर रखो। डबडबाई आंखों से योगिता दूध में पैर डालती है, कलावती पैर धोती है और वसुंधरा आरती करती है। बहू, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। गृह प्रवेश होने के साथ पुश्तैनी ससुराल का हर एक सदस्य बहू को भेंट देता है। बहू सबके पैर छूती है। तभी पत्र लेखा तंज कसती है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुमने इतना लंबा चौड़ा हाथ मारा है कि पुश्तैनी परिवार की बहू बहन बैठी हो। पत्र लेखा बहू, ये क्या लहजा है? याद रहे, योगिता इस घर की छोटी बहू है तो उसे आदर देना सीखो। आदर माय फुट। जेठानी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद चाहिए। योगिता जैसे ही पैर छूने की कोशिश करती है, पत्र लेखा पैर खींच लेती है। ये मेलोड्रामा करने से मैं मेल्ट नहीं होने वाली। रिश्ता बराबरी वालों में होता है। छोटी बहू, तुम उसके बर्ताव को दिल से मत लगाना। स्वरा, भाभी को कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। ननद बहू को शाही कमरे में छोड़ती है जहां मखमल का बिस्तर और फूलों से सब सजा हुआ था। अगले दिन बहू रसोई में आती है। अरे छोटी बहू, आप रसोई में किस लिए आई हैं? प्रणाम काका, आज मेरी पहली रसोई है ना, वही करने आई हूँ। छोटी बहू रानी, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए, हम बना देंगे खाना। हमें इस घर में खाना बनाने के लिए रसोईया रखा गया है। रामू काका, आप सभी रोजाना खाना बनाते हैं, आज आप आराम कीजिए, मैं सबको बनाकर खिलाती हूँ। रसोई के अंदर असीमित राशन तेल, घी का भंडार, चांदी पीतल के डिनर सेट सजे हुए थे। योगिता सभी के पसंद का व्यंजन बनाती है। रसमलाई, शाही टुकड़ा, पूरी, पुलाव सब तैयार हो गया। एक बार सब्जी का नमक चख लेती हूँ। कुछ देर में बहू शाही मेज पर खाना परोसती है। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो आते ही पुश्तैनी ससुराल के सारे कायदे कानून तोड़ना चालू कर दिया। हमने इतने रसोइया किस लिए रखे हुए हैं जो तुम खाना पका कर लाई हो? पत्र लेखा बहू, आज तक तुम्हारे पांव तो रसोड़े में गए नहीं, तो छोटी बहू के खाने में अड़चन मत बनो। योगिता के पक्ष में बोलते देखकर पत्र लेखा को मिर्ची लग जाती है। रामू काका, राम भैया, आप सब लोग भी बैठ जाइए। पर छोटी मालकिन, हम कैसे बैठ सकते हैं? बैठ जाइए राम भैया, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सारे नौकर बैठकर खाने लगते हैं। तभी पत्र लेखा उठ जाती है। बस यही बाकी रह गया था कि अब ये नमक रोटी खाने वाले नौकर हमारे बराबर में बैठकर शाही खाना खाएंगे। मेरी भूख मर गई। जेठानी जी, इस प्रकार खाने के बीच से उठकर नहीं जाना चाहिए, अन्य देवता का अनादर होता है तो होने दो, आई डोंट केयर। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां योगिता अपने स्नेह प्रेम के भाव से सबके दिल में जगह बना लेती। पत्रलेखा के बर्ताव से सबके दांत खट्टे हो चुके थे। फिर एक दिन, बहू, आज हम शाही परिवार को एक पार्टी में जाना है, तो तुम ये ड्रेस पहन लेना, मैंने आज ही मंगवाई है। इतनी महंगी ड्रेस योगिता को मिलते देखकर पत्रलेखा जलकर खाक हो जाती है। ये गरीब दहेज में एक खोटा सिक्का भी नहीं लेकर आई, फिर भी इसका गृह प्रवेश आलीशान हुआ है और अब हर चीज इसे मेरी बराबरी की दी जा रही है। ये मुझे हजम नहीं।
योगिता को इतना आदर मिलते देख पत्रलेखा को चुभने लगता है, जिसके चलते वह उसकी ड्रेस काट देती है। ऐसा करते वसुंधरा देख लेती है। पत्रलेखा बहू, आज तुमने जलन में सारी मर्यादा लांघ दी। किसी गरीब को थोड़ी खुशी क्या मिल गई, तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ? पत्रलेखा का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है, जिससे वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि योगिता के आने से मेरा महत्व खत्म हो गया, इसीलिए मैं ये सब करने लगी। दीदी, जो आपका स्थान है वो आपका ही रहेगा, मैं उसे नहीं लूंगी। यकीन कीजिए, मुझे किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। अंत में पत्रलेखा की आंखों पर से जलन का पर्दा हट जाता है और अब वो भी योगिता को स्वीकार कर लेती है।